हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। जैसे कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में इस साल सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का आसान तरीका होता है उसके पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना। पीवाईक्यूज़ को तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल पेपर 1 जो कि 50 मार्क्स का आता है। तो आज जो है हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन के पेपर की पीडीएफ या तो ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं HPPSC की, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है लेट्स रीड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्वेश्चन है, ये है DI के क्वेश्चंस। ये थोड़े लेंथी हैं, इनको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास वो है द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जो हमारे पास फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई थी इंडिया में वो आई थी तमिलनाडु में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ये जो फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई थी ये आई थी 2001 में। किस लिए आई थी? लर्निंग मटेरियल को तमिल लैंग्वेज में प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है GIF मीन्स। GIF की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए है हमारे पास ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, ऑप्शन बी है ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन सी है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे को डोमेन नेम कौन सा नहीं है या वैलिड नहीं है वो बताना है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि किसी भी डोमेन नेम के साथ .com और .org एक साथ नहीं लगता है तो ये वैलिड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। विच इंस्टीट्यूशन वॉज क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड which institution was set up by the government of India to catalyze e-governance activities? ऑप्शन है हमारे पास MIT, NIC, NASSCOM या FICCI। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी NIC। तो NIC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इस तरह की आपको फुल फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए। फुल फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रिड्स कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट्स और व्हाट। तो ये हमारे को बताना है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फ्रेम, ऑप्शन नंबर बी पैकेट्स, ऑप्शन नंबर सी पिक्सल्स, ऑप्शन नंबर डी मेगापिक्सल। इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following zones are correctly matched in their permitted noise levels unit? तो इसमें जो हमारे को बताना है वो बताना है कि ये जो हमारे पास जगह दी है, हमारे पास एरियाज दिए हैं, इन एरियाज में क्या ये नॉइस लेवल परमिटेड है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में जो परमिटेड नॉइस लेवल दिया हो गया होता है वो होता है 75 से 70 डेसिबल के बीच। और कमर्शियल एरिया का जो हमारे पास नॉइस लेवल होता है वो होता है 65 डेसिबल से 55 डेसिबल के बीच। और जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं उनका हमारे पास होता है 55 डेसिबल से 50 या 45 डेसिबल के बीच, 45 डेसिबल। तो ये एक भी करेक्टली मैच नहीं हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।
हु बैन द मांझा यूज्ड फॉर काइट फ्लाइंग काइट्स? तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी एनजीटी, ऑप्शन नंबर सी हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एनजीटी। एनजीटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। IRV 2020 is concerned with यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ई गवर्नेंस, राइनोसिरोस या वैक्सीनेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइनोसिरोस। जब आप IRV की फुल फॉर्म देखेंगे, IRV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन राइनो विजन। तो फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि ये राइनोज के साथ रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is collaborating with whom for the real time river water and air quality monitoring? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इंटेल, ऑप्शन नंबर सी गूगल, ऑप्शन नंबर डी जीई। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे वाज रेकमेंडेड एट। तो ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे है ये कब रेकमेंड हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। तो ये किसने सजेस्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को, ऑप्शन नंबर डी एनसीटीई या ऑप्शन नंबर डी यूजीसी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को। तो जो हमारे पास 4 पिलर ऑफ एजुकेशन है वो कौन कौन से है? तो ये भी इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन है वो है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये हमारे पास है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन जो किसके द्वारा सजेस्ट किए थे? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे को बताना है कि जो हमारे पास एजर्शन दी है क्या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो उसका सही रीजन है या नहीं। तो हमारे पास जो एजर्शन दी है वो दी गई है द बर्थ डे ऑफ इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो ये जो स्टेटमेंट है एजर्शन वाली ये है गलत, क्योंकि द बर्थ डे ऑफ सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे हमारे पास? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनके ऑनर में जो हम डे मनाते हैं वो मनाते हैं हम टीचर्स डे। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और जो ये नेशनल एजुकेशन डे है ये रिलेटेड है अब्दुल कलाम के साथ। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत होगी। अब हम रीजन पढ़ते हैं। द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू स्ट्रेंथन द इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास सही है। तो अब जब ए गलत है तो हमारे को यहीं से आंसर पता चल रहा है, क्योंकि ए तो हर जगह इन्होंने ट्रू दिया है सिवाय डी के, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA एम्स एट। तो ये किस पे एम करता है? ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी स्पेशल एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल्स, ऑप्शन नंबर डी स्पेशल सेकेंडरी एकेडमिक प्रोग्राम्स। तो जो SSA की फुल फॉर्म होती है जिसे कहा जाता है हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान।
तो जो सर्व शिक्षा अभियान है, सभी को शिक्षा, तो सभी को शिक्षा का मतलब क्या है कि यूनिवर्सलाइजेशन तो आएगा ही आएगा। तो यूनिवर्सलाइजेशन सबको शिक्षा कहाँ से देंगे? एलिमेंट्री एजुकेशन से। तो ये इसका नेशनल फ्लैगशिप है, एलिमेंट्री ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। In 2018, which of the following has been ranked the best college in the country as per the National Institutional Ranking Framework NIRF? तो जो हमारे को बेस्ट कॉलेज का अवार्ड दिया था NIRF ने 2018 में, वो मिला था हमारे पास। इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिरांडा हाउस दिल्ली। तो इस तरीके से आप किसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अभी के सेट के एग्जाम में भी, या जैसे कि NIRF की फुल फॉर्म क्या है, या NIRF जो 2023 की रैंकिंग है बेस्ट कॉलेज की, या फिर बेस्ट यूनिवर्सिटी की, उस तरीके से आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो इस NIRF की रैंकिंग को आप एक बार 2023 की रैंकिंग को आप एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? तो स्वयं की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन का भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन सेम सेम से दिखते हैं। तो आपको जो फुल फॉर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेटली याद होनी चाहिए कि हाँ इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। According to Ridley, concordance rate of IQ scores are 86% for identical twins reared together and 55% fraternal twins reared together. What does this tell us about IQ scores? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास। IQ scores are entirely determined by genetics. Option number B, IQ score are entirely determined by shared environment. Option number C, IQ scores are least partially determined by genetics. Nutrition has an effect on IQ scores. Option number D, the IQ scores of people who look alike are more similar than the IQ score of people who don't look alike. तो इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द IQ scores are least partially determined by genetics. Nutrition has an effect on IQ scores. क्योंकि एंटायरली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, ये भी ऑप्शन नंबर ये भी सही नहीं होगा। एंटायरली डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट, ये भी सही नहीं होगा। और हु लुक्स अलाइक या हु डोंट लुक्स अलाइक, ये भी हमारे पास सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विद द साइकोमेट्रिक टेस्टिंग? इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए फैक्टर एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी एटीट्यूड, ऑप्शन नंबर सी केस स्टडीज, ऑप्शन नंबर डी कंसर्न विद प्रिसाइज मेजरमेंट। इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। Which one of the following is not an example of learner-centered methods of teaching? तो जो नहीं होगा हमारे पास लर्नर सेंटर्ड मेथड, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन, ऑप्शन नंबर बी डिस्कशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, या ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। क्योंकि डिस्कशन मेथड में भी वो जो लर्नर होगा या चाइल्ड होगा वो सेंटर में होगा, क्योंकि वो वही डिस्कशन करेंगे। सेकंड भी डिस्कशन है, और जब डिस्कवरी और इंक्वायरी मेथड होगा उसमें भी जो लर्नर है वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन। या तो जो प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच है उसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। Peter fails in the examination of attributes. Peter fails in the examination and attributes his failure to the framing of faulty question paper. Which defense mechanism has he used? तो उसने कौन सी मैकेनिज्म को यूज किया है? वो है ऑप्शन नंबर ए
प्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी कंपनसेशन, ऑप्शन नंबर सी रैशनलाइजेशन या ऑप्शन नंबर डी आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज। तो जो हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम है जहाँ पर टीचिंग होगी उसमें क्या क्या होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट पोर्शन विद टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी पीसी लैपटॉप कनेक्टेड एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि ये चारों फीचर्स जो होते हैं वो हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स में होते हैं। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। विच साइंटिफिक मेथड ऑफन फोकसेस ऑन द जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। तो कौन से साइंटिफिक मेथड में हम न्यू हाइपोथेसिस भी जनरेट करते हैं और थ्योरीज को भी जनरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हाइपोथेसिस मेथड, ऑप्शन नंबर बी डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन नंबर सी पैटर्न मेथड या ऑप्शन नंबर डी इंडक्टिव मेथड। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इंडक्टिव मेथड, क्योंकि इंडक्टिव मेथड का एक प्रिंसिपल भी है कि वो फोकस करता है जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड द थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। Which one of the following principle is not applicable to sampling? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सैंपल यूनिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, सैंपल यूनिट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सेम यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडीज, सैंपल यूनिट मस्ट बी चूजन इन सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। तो इसका जो हमारे पास जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये तो हमारे पास सही होगा। तो सैंपल यूनिट्स ऑफ सैंपल्स शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडीज। तो जो हमारे पास सेम यूनिट्स है सैंपल्स की वही यूज होंगी पूरी आपकी रिसर्च स्टडी में, ये भी सही है। सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ये भी हमारे पास ऑप्शन सही है। तो जो नहीं सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये हमारे पास सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। A system of systematically interrelated concept, definition and preparations that are advanced to explain and predict phenomena is known as। तो उसे क्या कहेंगे हम। इसके ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी वैल्यूज, ऑप्शन नंबर सी थ्योरीज या ऑप्शन नंबर बी जनरलाइजेशन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज potential for nurturing creative and critical thinking is related greater। तो कौन सी एक्टिविटी में एक जो स्टूडेंट है या लर्नर है उसका पोटेंशियल जो है वो नर्चर होगा और क्रिटिकल थिंकिंग जो है सबसे ज़्यादा डेवलप होगी। तो ऑप्शन है प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, प्रिपेयरिंग सेमिनार पेपर, प्रेजेंटिंग अ पेपर या पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, क्योंकि जब वो खुद से पार्टिसिपेट करेगा तो उसके तीनों जो डोमेन्स हैं वो क्या होंगे फुली पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसका पोटेंशियल भी नर्चर होगा और उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी फंडामेंटल रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी एम्पेरिकल रिसर्च। इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक के क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से आप लोगों को चूज करने हैं। तो इसके मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बताऊंगी और आप ये जब पीडीएफ में देखेंगे आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ए इसरो, 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो 35 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बैरियर्स कौन कौन से हैं, इनमें से कौन सा है मतलब। तो ऑप्शन नंबर ए है डायलॉग समरी एंड सेल्फ रिव्यू। ऑप्शन नंबर बी moralizing, being judgmental, and comments of consolation. Option number C, use simple words, cool reaction, and defensive attitude. Option number D, personal statements, eye contact, and simple narration. तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इन तीन ऑप्शन में ए सी डी जब आप देखोगे तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या कहते हैं, एक बैरियर हो जाता है किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। तो जो टर्म येलो जर्नलिज्म है वो क्या हमारे पास बताती है। तो येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है जब आप किसी भी न्यूज़ को बिल्कुल ऐसे अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करते हो रीडर्स को, ताकि उनका पूरा ध्यान जाए उस न्यूज़ की तरफ, तो उसको बोलते हैं हमारे पास येलो जर्नलिज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि वो न्यूज़ किसी भी बारे में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है टेररिज्म के बारे में हो, या ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट एंड कल्चर के बारे में हो। क्योंकि वो जो न्यूज़ है वो बस अट्रैक्ट करनी चाहिए रीडर्स या व्यूअर्स को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो जो ब्रेक डाउन होगा वर्बल कम्युनिकेशन में उसको हम क्या बोलेंगे। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी अनइवननेस, या ऑप्शन नंबर डी एंट्रोपी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 39 है पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड टू अकर विद इन अ मोर। तो जो पब्लिक कम्युनिकेशन होगा वो कब ज़्यादा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, या ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, या ऑप्शन नंबर सी कन्वीनियंस स्ट्रक्चर में, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल स्ट्रक्चर में। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर दिया है ऑफिशियल की में वो है ऑप्शन नंबर सी एंड डी। तो इसके दो क्वेश्चंस को राइट माना गया है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव व्हाट। ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सी सोशल एनवायरनमेंट, या ऑप्शन नंबर डी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सोशल एनवायरनमेंट। क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ज़रूरी होता है कि आपके पास एक अच्छा सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। A waiter's salary consists of his salaries and tips. During 1 week, his tips were 5/4 of his salary. What fraction of his income came from tips? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो जो ये मिसिंग नंबर है हमारे पास ये हमारे को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको जो इस नंबर सीरीज को जब हम देखेंगे तो हमारे को पता चल रहा है कि 4, 16 और 36 तो लग रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ये आपस में रिलेटेड जाएंगे 4, 16 और 36। और जब हम 127 और ये वाला नंबर और 343 को देखेंगे तो ये क्या है, ये है किसी मतलब संख्या के क्यूब। तो जो 1 का क्यूब है वो होगा 1। तो 27 किसका क्यूब होगा 3 का, तो वो होगा 27। तो 3 जो 43 है 343 ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। तो 5 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 125, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बताया है हमारे को कि एक कार्ट है हैज़ टू कवर डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स। इफ इट कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी इन 3 ओवर 5 टाइम, what would be its speed to cover the remaining distance in the time left? इसमें हमारे पास जो बताया है वो बताया है कि 80 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर होगा कितने में, 10 घंटे में कवर हुआ। और इसमें बताया कि इफ इट्स कवर हाफ ऑफ इस जर्नी इन 3 ओवर 5 टाइम, हाफ ऑफ इट्स जर्नी, हाफ जर्नी कितनी है, 40 किलोमीटर, और कितने टाइम है, तो 10 घंटे का हम कितना निकालेंगे, 3 ओवर 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो 40 किलोमीटर कितने में घंटे में हमने कवर किया, वो किया इसने 6 घंटे में कवर। तो फिर पूछा है कि इस कार्ट को किस स्पीड से चलना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है वो 10 घंटे के इसमें ही कवर हो जाए। तो 40 किलोमीटर हो गया 6 घंटे में कवर, तो हमारे पास 40 किलोमीटर ही बचा है। कितने घंटे बच गए, 10 में से 6 गए तो कितने बचे, 4 घंटे। तो कितनी स्पीड में करना पड़ेगा, तो हमारे को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है 40, और आवर्स कितने हमारे पास, टाइम कितना हमारे पास 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा 10। तो स्पीड कितने की रखनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर पर आवर की, जिससे कि वो पूरा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बताया गया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, ई इज द फादर ऑफ ए, डी इज रिलेटेड टू ई एज। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है आपको, मतलब आप ऐसे ग्राफ बना के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है ए इज ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है, बी का, एंड बी इज ब्रदर ऑफ सी, सी इज द हस्बैंड ऑफ, तो सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो मतलब डी इसकी क्या हो जाएगी, वाइफ। ई इज द फादर ऑफ ए, ई किसके फादर हैं, ए के, ए के। तो हमारे को पता है कि ए बी सी तो भाई है और डी इसकी वाइफ है। तो इसमें पूछेगा कि डी कैसे रिलेटेड है ई से, मतलब तो ये क्या हो जाएगा इनकी, ई कैसे रिलेटेड है डी के साथ, ई कैसे रिलेटेड है डी के साथ, तो ये हो जाएगी इनकी डॉटर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है कि इन अ सर्टेन कोड सिलेक्शन इज कोडेड एज दिस द कोड ऑफ, ये जो हमारे पास कोड दिया है उसे किस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे जो वर्ड क्या है सिलेक्शन, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले तो आप इन वर्ड्स को लिख एक बार SELECTION, तो ये कैसे रिलेटेड है, Q C J C A R G M L, इस तरीके से रिलेटेड है। हम देखें कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है। तो जैसे ए, जैसे आपको पता है कि ए बी सी डी, इस तरह से आप अल्फाबेट करके बता सकते हो। तो सी डी ई, हमारे को पता है कि बीच में एक जगह आ रही है सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल। तो जैसे क्यू के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर एस। तो इन दोनों, इन सब के बीच में जैसे यहाँ पे फिर से ई और सी आ गया, तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी आर एस टी। तो ये हमको पता चल रहा है साफ साफ कि इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब एक स्पेस छोड़ के इन्होंने एक लेटर को लिख दिया है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, वाई, क्योंकि जेड बीच में आ जाएगा। तो हमको पता है जैसे लास्ट ऑप्शन क्या है, एस, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, क्यू। तो ये सीधा सीधा भी हमारे को आंसर का पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाई एच टी जी सी पी जी ए वाई एल क्यू। अगर आपको सारे के सारे मतलब लेटर्स भी निकाल के देखने तब भी ये मतलब आप देख सकते हो, पर इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, ट्रू नॉलेज इज। तो ट्रू नॉलेज को क्या कहा जाता है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास प्रमा,
अप्रमा, प्रमेया या प्रमाणा। तो जो ट्रू नॉलेज है उसको बोलते हैं हमारे पास प्रमा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। A man ought no more to value himself for being wiser than a woman. If he owns his advantage to a better education, then he ought to boast of his courage of beating a man when his hands were tied. Above passage is an example of। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? इसके ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर सी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन नंबर डी फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। If the proposition no men are honest is taken to be false, then which of the following proposition can be claimed certainly to be true? तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। तो ये जो हमारे पास इंडियन लॉजिकल एंड रीजनिंग का चैप्टर है पेपर 1 का, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आप देख सकते हो और उनको ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर मतलब पेपर 1 में। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 144 इज रिलेटेड टू 23, तो उसी सेम वे में 169 किस चीज से रिलेटेड होगा? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर, तो वो है 23। तो 12 कैसे रिलेटेड है 23 से? जब हम 12 में ऐड करेंगे कितना 11, तो आएगा 23। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास 169, तो ये किसका स्क्वायर है? 13 का। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जो के रिलेटेड होगा किस चीज़ के साथ? तो 13 से हम क्या सम करेंगे उसका प्रीवियस, जैसे कि 12 को 11 से किया था तो 13 को किससे करेंगे 12 से। तो 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेटर इन द 8th पोजीशन व्हेन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम द राइट। तो जब हम राइट से लिखेंगे तो 8th पोजीशन पे कौन सा आएगा? तो पी है यहाँ पे फर्स्ट, वैसे तो दिया हुआ, तो पी से स्टार्ट होते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो कौन सी 8th पोजीशन पे आएगा? तो वो आएगा, ये होगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये है एस में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एस। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैं आपको राइट आंसर्स बता देती हूँ। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, आप यहाँ पे दिया हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला दिया है और ईयर्स दिया हमारे पास और परसेंटेज प्रॉफिट बताया है कंपनी ए का और बी का। तो इसको कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 38%। नेक्स्ट हमारे पास दिया है एक तो बजट हेड दिया है, एक एक्सपेंडिचर दिया है इन परसेंटेज में कि प्रमोशन कॉस्ट इतनी है पर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पेपर या बाइंडिंग या रॉयल्टी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5th को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे थे हमारे पास जनरल पेपर 1 के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस किए हुए क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे और मैंने अच्छे से समझाए होंगे आप सभी को। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो ताकि वो भी सेट के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करे और सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।